गुड आफ्टरनून डियर स्टूडेंट्स। आज हम फर्स्ट यूनिट का जो सेकंड टॉपिक है आज वो पढ़ना हम स्टार्ट करेंगे। इससे पहले वाले लेक्चर में मैंने आपको टूल्स एंड एसेसरीज के बारे में बताया था और उसके नोट्स मैं आपको आज प्रोवाइड कराऊंगा और इसी के साथ आज हम दूसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे फर्स्ट यूनिट का, जो कि है इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स एंड कोड्स। देखिए, हमें इस यूनिट में टूल्स और एसेसरीज के साथ साथ हमें रूबरू होना पड़ेगा जो इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स हैं, जो भारत सरकार ने इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो भी रूल्स और रेगुलेशंस बनाए हैं उन्हें हमें जानना है, जो क्लॉजेज हैं उन्हें हमें जानना है। तो आज हम जानेंगे इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956, भारतीय वैद्युत अधिनियम 1956। इसमें जो बिल्कुल आपके लिए जो आपको जानना चाहिए इम्पॉर्टेंट जो रूल्स हैं, सिर्फ वही मैं आपको बताऊंगा जो आपके कोर्स में इंक्लूड हैं। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो रूल है इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 में वो है आपका रूल नंबर 28। रूल नंबर 28 जो कि वोल्टेजेस के कैटेगराइजेशन को बताता है अकॉर्डिंग टू इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956। देखिए, जिन्होंने भी ये इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स बनाए हैं, जिन्होंने भी ये वैद्युत अधिनियम बनाए हैं, उनके अनुसार वोल्टेज को मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है, जो कि यहाँ पर बताया गया है। लो वोल्टेज, देखिए लो वोल्टेज की सीमा क्या तय की गई है? लो वोल्टेज की सीमा 250 वोल्ट तक तय की गई है। यानी कि ऐसे सिस्टम, ऐसे पावर सिस्टम, ऐसे सर्किटरी जो कि 250 वोल्ट से नीचे काम करते हैं या 250 वोल्ट तक काम करते हैं, उन्हें लो वोल्टेज सिस्टम कहा जाएगा। या फिर आप कह लीजिए कि लो वोल्टेज 250 वोल्ट से कम की जो वोल्टेजेस होंगी वो सारी की सारी क्या कहलाएंगी? लो वोल्टेजेस कहलाएंगी। ये तो रही बात लो वोल्टेज की। मीडियम वोल्टेज की क्या रेंज है? देखिए, 650 वोल्ट तक या 650 वोल्ट से कम की जो वोल्टेजेस होंगी वो आपकी क्या कहलाएंगी? वो आपकी मीडियम वोल्टेजेस कहलाएंगी। यानी कि 250 वोल्ट से ऊपर और 650 वोल्ट से कम की जो वोल्टेजेस हैं वो आपकी मीडियम वोल्टेजेस कहलाएंगी। इसी के साथ आपका जो तीसरा टाइप है वो है हाई वोल्टेज, HV। आपने कई बार सुना होगा हाई वोल्टेज लाइन है। तो ये हाई वोल्टेज जो लाइनें, जो हाई वोल्टेज होती है उसकी सीमा 22,000 वोल्ट तक होती है, 22 kV। आप इसको 22 kV भी कह सकते हैं, ठीक है। तो 22,000 वोल्ट तक का जो वोल्टेज है वो आपका क्या कहलाएगा? हाई वोल्टेज। 650 से ज़्यादा और 22,000 वोल्ट से कम जो वोल्टेज रेंज है ये आपकी हाई वोल्टेज यानी कि HV कहलाएगी, ठीक है। इसी के साथ आपका जो लास्ट कैटेगराइजेशन है वो है EHV, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज। ये आपकी 22,000 वोल्ट से अधिक की जो वोल्टेजेस होंगी वो सारी की सारी EHV कहलाएंगी, एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहलाएंगी। ओके, यानी कि ऐसा कोई भी ट्रांसमिशन सिस्टम, ऐसा कोई भी पावर सिस्टम जो कि 22,000 वोल्ट से अधिक पर कार्य कर रहा हो, वो ऐसे सिस्टम एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज सिस्टम कहलाएंगे। या फिर आप ऐसा समझ लीजिए कि 22,000 वोल्ट से अधिक की वोल्ट एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज की कैटेगरी में आती है। तो ये रहा आपका रूल नंबर 28 जो कि वोल्टेजेस के कैटेगराइजेशन को समझाता है। यानी कि इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स 1956 इसको बनाने वाले जो कमेटी रही होगी उन्होंने वोल्टेज को मुख्यतः 4 भागों में डिवाइड किया। लो वोल्टेज जो कि 250 वोल्ट से कम की वोल्टेजेस होती हैं उन्हें लो वोल्टेज कहा जाता है। जो आपकी 650 वोल्ट से कम लेकिन 250 से ज़्यादा रेंज की जो वोल्टेजेस होती हैं उन्हें मीडियम वोल्टेज कहा जाता है। इसी तरह से जो 22,000 वोल्ट तक की जो वोल्टेजेस हैं उन्हें हाई वोल्टेज कहा जाता है और 22,000 वोल्ट से अधिक की वोल्टेज को एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज कहा जाता है। तो आपको इतना समझना है कि इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल्स IER 1956 में रूल नंबर 28 में वोल्टेजेस के कैटेगराइजेशन को समझाया गया है। यदि आपसे कोई भी इंटरव्यू में या कोई भी व्यक्ति विशेष आपसे यदि पूछे कि हाँ भाई एक्स्ट्रा हाई वोल्टेजेस
का रेंज क्या है, तो आप सीधे क्या बोलेंगे, अबाउट 22 kV सारी वोल्टेजेस EHV कैटेगरी में आती हैं। तो आप समझ गए होंगे कि रूल नंबर 28 में वोल्टेजेस का कैटेगराइजेशन समझाया गया है। इसी तरह से रूल नंबर 30 क्या है आपका, सर्विस लाइंस एंड ऑपरेटर्स ऑन कंज्यूमर्स प्रीमाइसेस। जो रूल नंबर 30 है वो सर्विस लाइंस और ऑपरेटर्स जो कि किसी भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूमर के प्रीमाइसेस का मतलब होता है कि आप एक तरह से जैसे कि आपका घर है, आप अपने घर को आप क्या कह सकते हैं, आप अपना प्रीमाइसेस कह सकते हैं, ठीक है, आप अपने घर को अपना प्रीमाइसेस कह सकते हैं और अपने अधिकार क्षेत्र को भी आप क्या कह सकते हैं, एक प्रीमाइसेस कह सकते हैं, जिसमें आप रहते हैं या जहां आप इलेक्ट्रिसिटी लेना चाहते हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी आप लेना चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो रूल नंबर 30 है वो हमें ये समझाएगा कि कंज्यूमर एक जो उपभोक्ता है जो कि इलेक्ट्रिसिटी लेगा, उसका जो भी घर है या उसका कार्य क्षेत्र है जहां उसे इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, वहां पर जो सर्विस लाइंस बिछाई जाएंगी या जो ऑपरेटर्स या इक्विपमेंट सप्लायर के द्वारा बैठाए जाएंगे, उसके लिए उसके सापेक्ष क्या क्या नियम, क्या क्या अधिनियम इसमें दिए गए हैं वो हमें इसमें समझना है। तो आप इसमें ये पूरी अच्छी तरह से समझ लीजिए कि रूल नंबर 30 में हमें यह समझाया जाएगा या हमें ये बताया जाएगा कि एक उपभोक्ता के घर या उसके कारखाने या उसके क्षेत्र में उसके अधिकार क्षेत्र में जिसमें उसको इलेक्ट्रिसिटी लेनी है, वहाँ पर लगने वाली जो सर्विस लाइन है, यानी कि पोल से लेके उसके एनर्जी मीटर तक जो सर्विस लाइन है, जो इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के द्वारा बैठाए जाएंगे, उनको लेकर के एक कंज्यूमर और सप्लायर की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं वो इसमें समझाया जाएगा। तो इसमें सबसे पहला जो क्लॉज है, यानी कि जो सबसे पहला पॉइंट है, आप वर्ड्स पर ध्यान दीजिए, क्लॉज कह लीजिए या आप कह लीजिए इस रूल का पॉइंट, वो सबसे पहला पॉइंट देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, द सप्लायर शैल इंश्योर दैट ऑल इलेक्ट्रिक सप्लाई लाइंस, वायर्स, फिटिंग्स and operators belonging to him or his control which are on a consumer's premises are in a safe condition। यहां तक ये कहना चाह रहा है कि उपभोक्ता के घर, कारखाने इत्यादि में जो भी इलेक्ट्रिसिटी कंपनी का जो भी सिस्टम सेटअप है, चाहे वो सर्विस लाइन हो, किसी तरह की वायर हो, किसी तरह का कोई इक्विपमेंट हो, वो सारे की सारी क्या होनी चाहिए, सही कंडीशन में होनी चाहिए। ये यहां तक कहा गया है और लास्ट में कहा गया है एंड इन ऑल रिस्पेक्ट फिट फॉर सप्लाइंग एनर्जी। इन ऑल रिस्पेक्ट का मतलब है यानी कि हर मायने में फिट, यानी कि वो उपयुक्त होने चाहिए जिससे कि वो सप्लाई एनर्जी यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी या इलेक्ट्रिक एनर्जी को सप्लाई करने में बिल्कुल उपयुक्त हो, सक्षम हो। कहने का मतलब कि इस पहले पॉइंट में ये समझाया जा रहा है कि उपभोक्ता के घर, कारखाने इत्यादि में लगने वाली जो भी इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट के जो भी ऑपरेटर्स हैं, इक्विपमेंट हैं, वो एकदम सही अवस्था में होने चाहिए और वो बिल्कुल उपयुक्त होने चाहिए, बिल्कुल सक्षम होने चाहिए ताकि वो एनर्जी को सप्लाई कर सकें। और ये इंश्योर कौन करेगा, ये सुनिश्चित कौन करेगा, ये सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की है। ये हमें रूल नंबर 30 बताता है, ठीक है। तो आप अपने घर में लगे हुए जो सर्विस लाइंस हैं, जो आपके एनर्जी मीटर है या किसी और तरह का कोई भी इक्विपमेंट अगर एनर्जी डिपार्टमेंट ने बैठाया है तो उसकी पूर्णतः जिम्मेदारी कि वो सेफ कंडीशन में रहे, वर्किंग कंडीशन में रहे, उसका मेंटेनेंस, उसका सारा कुछ उस इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है। ये उस डिपार्टमेंट की जिम्मेदारी है, ठीक है। ये इस पहले क्लॉज में समझाया गया है। दूसरे क्लॉज में ये समझाया जा रहा है सर्विस लाइंस प्लेस्ड फॉर द सप्लायर ऑन द प्रीमाइसेस ऑफ अ कंज्यूमर विच आर अंडरग्राउंड और विच आर एक्सेसिबल शैल बी सो इंसुलेटेड एंड प्रोटेक्टेड बाय द सप्लायर एज टू बी सिक्योर्ड अंडर ऑल ऑर्डिनरी
conditions against electrical, mechanical, chemical or other injury to the insulation। दूसरा पॉइंट हमें क्या समझाता है? दूसरा पॉइंट हमें ये बता रहा है यहाँ पर कि सप्लायर के द्वारा, या फिर आप सप्लायर यहाँ पर कौन है? इंडिया इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट, ठीक है। जैसे आप अपने घर के आसपास आपके लिए इलेक्ट्रिसिटी सप्लायर कौन है? यूपीसीएल है, उत्तराखंड पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। तो आप सप्लायर का मतलब आप यूपीसीएल समझ सकते हैं वहां पर, ठीक है, क्योंकि वही इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई कर रहा है आपको, ठीक है। या आप सप्लायर की जगह इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो देखिए इस दूसरी क्लॉज में क्या समझाया गया है, वो भी इसी से मिलता जुलता है। इस दूसरी क्लॉज में, इस दूसरे पॉइंट में ये समझाया गया है कि उपभोक्ता की प्रीमाइसेस यानी कि उसके घर, कारखाने इत्यादि में जो भी सर्विस लाइन बिछाई जा रही है, चाहे वो ओवरहेड हो या अंडरग्राउंड हो, यानी कि उपभोक्ता को जिस वायर से, जिस केबल से, जिस सर्विस लाइन से एनर्जी सप्लाई करनी है, वो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो। वो वायर या केबल पूरी तरह से सक्षम होनी चाहिए किसी भी मैकेनिकल, केमिकल या इलेक्ट्रिकल डैमेज को सहने में। और ये सारा कुछ सुनिश्चित कौन करेगा? सप्लायर करेगा, इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट करेगा, ना कि कंज्यूमर, ठीक है। आप इस चीज को समझ लीजिए कि कंज्यूमर के घर में लगने वाली जो सर्विस लाइन है, ये या फिर जो भी किसी भी तरह की केबल यदि इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट लगा रहा है, तो वो इंश्योर करेगा कि वो पूरी तरह से इंसुलेटेड हो। इंसुलेटेड यानी कि पूरी तरह से कवरअप हो, उससे किसी को शॉक ना लगे, और वो पूरी तरह से सक्षम होनी चाहिए, पूरी तरह से कैपेबल होनी चाहिए वो वायर या सर्विस लाइन कि वो मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और किसी भी तरह के केमिकल डैमेज को सह सके, ठीक है। इसी तरह से तीसरा पॉइंट हमें क्या समझाता है? तीसरा पॉइंट हमें समझाता है द कंज्यूमर शैल ऑल्सो इंश्योर दैट द इंस्टॉलेशन अंडर हिज कंट्रोल इज मेंटेन्ड इन अ सेफ कंडीशन। इस इंडियन इलेक्ट्रिसिटी रूल 1956 के रूल नंबर 30 में जो तीसरा पॉइंट है, वो ये, उसमें कुछ उपभोक्ताओं की जिम्मेदारी भी सुनिश्चित की गई है। देखिए इस रूल में जो सप्लायर है, इंडियन इलेक्ट्रिसिटी जो इस रूल के अकॉर्डिंग जो सप्लायर है, जो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है, जो आपको एनर्जी सप्लाई कर रहा है, जैसे कि यूपीसीएल है, तो उसकी जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं। साथ में कंज्यूमर, उपभोक्ता की भी कुछ जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में जो मीटर लगा हुआ है, या किसी जो सर्विस लाइन लगी है, या कोई भी इक्विपमेंट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का इंस्टॉल्ड है आपके घर में, जिसके थ्रू आपके घर में इलेक्ट्रिकल एनर्जी सप्लाई की जा रही है, ठीक है, वो सारे के सारे इक्विपमेंट्स, वो सारी की सारी सर्विस लाइंस क्या होनी चाहिए? बिल्कुल सेफ कंडीशन में मेंटेन रहनी चाहिए। और ये भी उपभोक्ता वो सेफ कंडीशन में रहनी चाहिए, और ये जिम्मेदारी उपभोक्ता की भी है, जो कि इस तीसरे पॉइंट में समझाया गया है। जो भी इंस्टॉलेशन है, जितना भी इंस्टॉलेशन है, वो सारा का सारा सेफ कंडीशन में होना चाहिए, और ये जिम्मेदारी और उसकी सुरक्षा करना वो किसकी जिम्मेदारी है? वो कंज्यूमर की जिम्मेदारी है। यदि उस इंस्टॉलेशन में कोई समस्या आ जाती है, तो उसकी एक प्रॉपर कंप्लेंट वो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट में करे, ताकि टाइम टू टाइम सारा का सारा, या किसी भी तरह का डैमेज हो जाता है तो वो सारा का सारा टाइमली सप्लायर उसे ठीक कर सके। यानी कि उपभोक्ता की भी कुछ जिम्मेदारी तय की गई है कि उसके घर में लगने वाला कोई भी मशीनरी, कोई भी इक्विपमेंट जो इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट का है, वो सेफ रहे और सुरक्षित रहे। तो देखिए यहाँ पर हमने देखा कि जो रूल नंबर 30 है, रूल नंबर 30 में हमने देखा कि जो सप्लायर है और जो कंज्यूमर है, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी दे रहा है और जो उसको कंज्यूम कर रहा है, यानी कि सप्लायर और कंज्यूमर दोनों की कुछ जिम्मेदारियां सुनिश्चित की गई हैं, ठीक है। रूल नंबर 30 में उन्हीं जिम्मेदारियों को यहाँ पर समझाया गया है कि जो सप्लायर है उसकी जिम्मेदारी क्या है और जो कंज्यूमर है उसकी जिम्मेदारी क्या है, ठीक है। दोनों लगभग मिलते जुलते ही अधिकार दोनों को दिए गए हैं, या उनके लिए जो क्लॉजेस सुनिश्चित किए गए हैं वो लगभग सेम मिलते जुलते ही हैं। देखिए अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी या कुछ स्टूडेंट समझ रहे होंगे कि सर ने तो सारा कुछ यहाँ पर इंग्लिश में ही लिखा है, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश करी है कि मैं आपको जो भी समझाऊँ
वो ऐसी लैंग्वेज में समझाऊं जो आपको समझ में आ सके। मैं जो आपको नोट्स प्रोवाइड कराऊंगा इंग्लिश माध्यम के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें इंग्लिश में नोट्स मिल जाएंगे, जो हिंदी माध्यम में पढ़ते हैं उन्हें हिंदी में नोट्स ये सारे मिल जाएंगे। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये दोनों इलेक्ट्रिसिटी रूल्स समझ में आए होंगे। इसी तरह से आने वाली क्लासेस में हम और भी इलेक्ट्रिसिटी रूल्स को समझेंगे। अब इसके बाद जो हम इलेक्ट्रिसिटी रूल पढ़ेंगे वो है रूल नंबर 32। ठीक है, तो इसी के साथ इस क्लास को खत्म करते हैं। धन्यवाद।